हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है और क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमें एक चीज़ मालूम है कि जो मेंडल साहब थे, मेंडल ने पब्लिश्ड मेंडल पब्लिश्ड his work on inheritance of character in 1865। स्टूडेंट, इस चीज को एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं कि हम जब क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें एक बार फिर से मेंडल्स के उनके थियरीज, उनके लॉस को जो है हमें एक बार जो है रिमाइंड करना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है। मेंडल अपने काम को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर मींस मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है, उन्होंने इस वर्क को 1865 में जो है इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। लेकिन इनका जो वर्क है बच्चा, वो अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, मतलब 19th सेंचुरी तक उनके वर्क को वाइडली पब्लिश्ड नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों के पास इनके काम नहीं पहुंचे। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि इट रिमेन unrecognized till 1900। ठीक है, इनके काम बहुत बड़े लेवल पर वाइडली पब्लिश्ड नहीं हुआ था, जिस वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम पर इनके वर्क को नहीं जान पाए थे, नहीं समझ पाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन होता क्या है कि ये बात है 19th सेंचुरी 1900 की बात है बच्चा, 1900। लेकिन इससे पहले आप एक बात और जान लो कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिसे हम जानते हैं, देखो फर्स्टली इन्होंने क्या किया था बच्चा। देखो फर्स्टली अगर आप ये देखोगे कि ऐसा क्यों है सर कि इनके बड़े लेवल पर जो है कि इनका जो है काम क्यों नहीं पब्लिश हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं पब्लिश्ड हो पाया। तो उस समय देखो क्या था स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन जो था ना, कम्युनिकेशन was not easy on that time। उस समय में कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था। अभी क्या है कि आप कोई भी चीज अगर आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप इजिली जो है आपको प्रोवाइड हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। लेकिन एक टाइम था, इनका टाइम था 18th सेंचुरी में, कम्युनिकेशन उतना जो है आसान नहीं था। ठीक है, इस वजह से जो है कि इनका जो वर्क है, हिज वर्क could not published his work could not be widely published। ठीक है बच्चा, इनका जो वर्क था वो बड़े लेवल पे पब्लिश्ड नहीं हो सकता था, इस बात को समझना है। सेकेंडली आपको ये दिमाग में रखना है, ये आपको बच्चा दिमाग में रखना है कि इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। क्या था बच्चा,
डिस्क्रीट यूनिट जो कि कंट्रोल करता था, दैट कंट्रोल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट कंट्रोल्ड, ठीक है बच्चा। आप क्या लिख रहे हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल पेयर ऑफ एलिल्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सेकेंडली देखो, फर्स्टली क्या है कि देखो कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था उस टाइम पे, इनका वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, बड़े लेवल पे पब्लिश नहीं हो सकता था। उसके बाद जो है इन्होंने इनका एक और क्या आपको याद रखना है, सेकेंडली आपको याद क्या रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल पेयर ऑफ एलिल्स एंड ट्रेड्स। ये बात आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। एक और बात याद रखना है, डू नॉट ब्लेंड, और क्या पढ़ा गया था, डू नॉट ब्लेंड टू ईच अदर, डू नॉट ब्लेंड टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि ये जो जीन्स हैं ये मिक्स नहीं हो सकते, एलिल्स कैन नॉट एबल टू मिक्स टुगेदर, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप ऑलरेडी पढ़े हो, जिसमें कि वहां पर मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जो जीन्स हैं, जो एलिल हैं, ये क्या हैं कि मिक्स, इनके कैरेक्टर जो है वो मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप एक और पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, थर्डली आप देखो क्या देखोगे, देखो थर्डली आप क्या याद रखना है, देखो थर्डली आपको याद रखना है, मेंडल ने एक और काम किया था कि ही अप्रोच्ड मैथमेटिकल term, he approached mathematical terms to explain biological phenomenon, ठीक है बच्चा, बायोलॉजिकल फेनोमेनॉन, ठीक है। तो मेंडल्स ने क्या किया था, मेंडल ने अप्रोच किया मैथमेटिकल टर्म्स को, मेंडल ने अप्रोच किया स्टूडेंट्स मैथमेटिकल टर्म्स को, इस बायोलॉजिकल फिनॉन को इस एक्सप्लेन करने के लिए। मींस जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं बाई वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इस कैरेक्टर को समझाने के लिए, कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज किए थे, ठीक है। क्या किए थे, मैथमेटिकल टर्म्स इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, यूज किया था। तो ये पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कि मेंडल ने अपने काम को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो उसको पब्लिश किया 1865, जो कि इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक वो बड़े लेवल पे वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। आपको याद क्या रखना है, पहले आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन बहुत बेहतर नहीं था उस समय, इस वजह से बड़े लेवल पे इनके काम जो है कि पब्लिश नहीं हो सकते थे। उसके बाद सेकेंडली इन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट जो कि कंट्रोल करता है पेयर ऑफ एलील या फिर ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, मींस कैरेक्टर कंट्रोल करता है। डू नॉट ब्लेंड टू ईच अदर, मतलब ये मिक्स नहीं हो सकते हैं, ये कैरेक्टर मिक्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये हमेशा जो है भले वे पेयर के फॉर्म में जनरेशन में दिखेंगे बट इंडिपेंडेंटली जो है ये होते हैं और जरूरत पड़ने पे सेग्रीगेट होकर के किसी दूसरे के साथ पेयर बना करके अपने कैरेक्टर जो है अपीयर करवाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। थर्डली मेंडल ने मैथमेटिकल टर्म यूज किया था, मैथमेटिकल टर्म्स अप्रोच किया था क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने और समझाने के लिए इन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स भी यूज किया था। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो था इनका मेंडल साहब का, एक बार फिर से मैंने चीजें रिपीट की हैं। आगे फिर आप बच्चा क्या देखने वाले हो, देखो इसके बाद क्या देखोगे कि बात आती है, मतलब कि 1900 की हम बात करते हैं। 1900 जिसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट्स। 1900 में
जो है 3 साइंटिस्ट आते हैं, क्लियर है। और ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं बच्चा? एक साइंटिस्ट है कार्ल कॉरेंस, ठीक है बच्चा, कार्ल कॉरेंस, ठीक है। ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज, ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूगो डिवरीज। और एक है बच्चा वॉन टेस्मार्क, ठीक है, वॉन टेसरमैक। ये साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट, जो कि ये मिल करके, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के हैं। इन्होंने बच्चा क्या किया? इन्होंने किया रीडिस्कवर ऑफ मेंडल। इन्होंने क्या किया बच्चा? रीडिस्कवर ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इन्होंने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्या किया? रीडिस्कवर किया। क्या किया स्टूडेंट्स? रीडिस्कवर किया। ये बात बहुत ही क्लियर आपको समझ आनी चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? देखो 1900 में आप समझ लो कि उस समय माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट आ चुका था, मतलब माइक्रोस्कोप काफी एडवांस हो चुका था, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चा क्या किया कि बेसिकली इन्होंने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया? ही was observed carefully सेल डिवीजन। बेसिकली इन्होंने क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को क्या किया था कि न्यूक्लियस के अंदर देखा था। इन्होंने क्या किया था बच्चा? इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था बच्चा? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ध्यान से मेरी बात को समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बच्चा इन्होंने क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को जो है वो देखा था। इन्होंने क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर्स को इन्होंने देखा था। बहुत क्लियर बात को समझना है। ये जो क्रोमोजोम्स थे बच्चा, ये कैसे हैं? डबल्ड एंड डिवाइड ईच बिफोर सेल डिवीजन। इस बात को समझ लेना है कि हर एक क्रोमोजोम्स का जो डिवीजन है वो क्या होता है? सेल डिवीजन से पहले ये डिवाइड होते हैं, डबल्ड होते हैं। बात एकदम क्लियर है। डबल्ड होंगे एंड डिवाइड होंगे सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन लिख लो, ठीक है ना। डिवाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको लिख लो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। डिवाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इस बात को बच्चा एकदम क्लियर आपको समझना है। इस बात को एकदम क्लियर आपको समझना है कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है बच्चा। क्या आते हैं? 3 साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के, जिन्होंने मेंडेलियन इनहेरिटेंस का रिडिस्कवर किया। उस समय एडवांसमेंट, माइक्रोस्कोप काफी एडवांस लेवल पे आ चुका था और इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने सेल डिवीजन को होते हुए देखा, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स देखा जो न्यूक्लियस के अंदर है। और ये कैसा होता है? डबल्ड होता है। रेप्लिकेशन याद है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसमें कि आपको पढ़ाया गया रहा होगा कि G1 फेज, ठीक है। G1 फेज के बाद क्या आता है? S फेज, S फेज के बाद G2 फेज, G2 फेज के बाद M फेज। तो जो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल्ड होता है सिंथेटिक फेज में, ठीक है। G1 फेज में प्रिपरेटरी फेज होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल, सेल का जेनेटिक मटेरियल, ये सब प्रिपेयर्ड होते हैं। और जैसे वो एस फेज में आते हैं तो एस फेज में वो क्या हो जाते हैं? डबल होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है।
उसके बाद फिर वो नेक्स्ट जो है मूव करता है G2 फेज के अंदर, और G2 फेज में कंप्लीटली ऑर्गेनेल सेल के स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कंप्लीट तरीके से क्या होते हैं कि डेवलप्ड हो जाते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कहां स्टार्ट होता है बच्चा? एम फेज के अंदर। एम फेज में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज एंड मेटाफेज, मेटाफेज जो होता है उसके अंदर क्रोमोजोम्स विजिबल होते हैं, और फिर धीरे धीरे मेटाफेजिक प्लेट बनता है, क्रोमोजोम एक अलाइन हो जाते हैं एक सेंटर पे। उसके बाद फिर एनाफेज में धीरे धीरे क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, एंड देन टीलोफेज में वो डिवाइड अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है इस चीज को। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद बच्चा आता है, ईयर आता है 1902। फिर स्टूडेंट्स ईयर आता है 1902। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स 1902 की बात करते हैं। इस बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनो इसको। 1902 में एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है सटन एंड बोवेरी ठीक है बच्चा, सटन एंड बोवेरी। ये साइंटिस्ट, इन्होंने जो है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम। इन्होंने बच्चा क्या दिया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस। मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। इन्होंने बच्चा बोला कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम है वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से सुनना है, इसको नोट में लिख सकते हो। इन्होंने बोला कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम was parallel to behavior of gene, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, क्रोमोजोमल मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस विद मेंडेलियंस लॉ इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। और इन्होंने देखा कि क्रोमोजोम्स में मूवमेंट होता है। इन्होंने बोला कि देखो क्रोमोजोम्स में मूवमेंट होता है, मियोसिस जो फेज है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, और ये क्रोमोजोम्स रेप्लिकेट होते हैं एस फेज के अंदर। उसके बाद G2 में जाके कंप्लीट डेवलप होते हैं, और जैसे ही इनका मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, ये इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन करते हैं। मियोसिस फेज के अंदर दो बार में कंप्लीट होता है जो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। आ रही मेरी बात समझ में? आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा होगा, जिसके अंदर की क्रोमोजोम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, क्रोमोजोम जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स पेयरिंग के फॉर्म में होते हैं। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्रोमोजोम्स का पेयरिंग होता है, क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं। ये बात किसने बोली है? सटन एंड बोवेरी ने। बेसिकली इन्होंने क्या बताया, देखो इस ध्यान से, 1902 के अंदर सटन एंड बोवेरी इन्होंने मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम के बारे में बात किया ड्यूरिंग मियोसिस। इन्होंने क्या बोला, एक बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, इन्होंने बोला कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम है ये पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन से, ये पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन से। इन्होंने बात किया किसके बारे में, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम्स, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम के बारे में। मेरी बात समझ रहे हो? इन्होंने पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम की बात की। इन्होंने बात की सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स। इन्होंने किसकी बात की, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम। आ रही बच्चा मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? तो ये बात जो है 1902 में ये बातें की गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सटन एंड बोवेरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या देखा कि जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स है ड्यूरिंग मियोसिस, इसको लेकर के इन्होंने बात किया था, ठीक है।
जिसमें कि इन्होंने क्या बताया था कि क्रोमोजोम्स का पेयरिंग, ठीक है, एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, जिसमें कि इन्होंने मेन इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी है, आपको ये पता होगा कि जो क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, जो कि पेयर के फॉर्म में होते हैं, बहुत क्लियर है। टू एलील्स ऑफ जीन्स लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोजोम, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स कहते हैं। चलिए इसके बाद आप क्या देखोगे, देखो इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर देखो कंपैरिजन कर रखा हुआ है, ठीक है, जीन और एलील्स को लेकर के, ठीक है। यहां पर जो है आप क्या देख पाओगे, ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसका डिफरेंशिएशन है, कंपैरिजन बिटवीन जीन्स, ठीक है, एलील्स एंड क्रोमोजोम, इन दोनों के बीच का बच्चा ये क्या है, डिफरेंस है। आपके एनसीईआरटी बुक में इजीली मिल जाएगा। तो ये बताया नहीं है, ये बोला है कि ए जो है ये जीन होगा कि क्रोमोजोम होगा, या बी जीन होगा कि क्रोमोजोम होगा। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे आप देखो फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या दिया है, ऑकर इन पेयर। बी में भी दे रखा हुआ है ऑकर इन पेयर, जैसा कि हमें पता है कि जीन्स भी पेयर में होता है, क्रोमोजोम्स भी पेयर में होता है, तो ये तो कॉमन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की बात करें, ठीक है बच्चा, सेकंड यहां पर ध्यान दो, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू गैमीट्स, वन ऑफ ईच पेयर। देखो यहां पर भी सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट्स। यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर देखो क्या दे रखा है कि ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट्स, ठीक है। तो ये भी आप हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा आइडेंटिफिकेशन, ये वाला, ये पॉइंट से आप समझ जाओगे कि कौन जीन है और कौन क्रोमोजोम है, ये वाले पॉइंट्स जो दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां पर क्या दे रखा है बच्चा, वन पेयर ऑफ सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद आ रहा है ना, जीन्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ए वाला जो कॉलम है, मींस ये जो है ये जीन्स के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, जीन के लिए दिया गया है। और ये जो बी है जो कि वन पेयर ऑफ सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये किसके लिए है, इट इज क्रोमोजोम, इट इज क्रोमोजोम। बेटा बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो यहां पर बहुत क्लियर है कि ये जो स्टेटमेंट है ये जीन के लिए है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो, ठीक है बच्चा। चलो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो है स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आपको एक बात समझना है स्टूडेंट्स, यहां पर हमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग एनाफेज एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ध्यान से देखना, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। देखो यहां पर देयर आर टू पॉसिबल कैरेक्टर्स जो कि हम यहां पर लेते हैं, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबल कैरेक्टर्स, देयर आर टू पॉसिबल कैरेक्टर, ठीक है बच्चा, पॉसिबल कैरेक्टर जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखो एक बच्चा क्या होता है, ध्यान से सुनना है। एक का जो है कि एनसीईआरटी ने क्या बोला, एक बोला है पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी इन्होंने ले रखी है। और क्या समझाया है इस बात को समझना है आपको, ठीक है। क्या समझाया है, देखो एक पॉसिबिलिटी टू है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये है पॉसिबिलिटी वन और ये है पॉसिबिलिटी टू। इस बात को एकदम ध्यान से समझिए। होता क्या है, पॉसिबिलिटी वन क्या है, पहले इस चीज को देख लो। पॉसिबिलिटी वन क्या है, देखो पॉसिबिलिटी वन में क्या लिया गया है, पॉसिबिलिटी वन में क्या लिया गया है, देखो
देखो इसमें लिया गया है वन लॉन्ग क्रोमोजोम, वन लॉन्ग क्रोमोजोम विथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम्स। ठीक है, एक लॉन्ग जो है क्रोमोजोम्स को, ये ऑरेंज है, वन लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोजोम्स। ठीक है, ऑरेंज क्रोमोजोम को शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम के साथ जो है रखा गया। ठीक है, वन लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोजोम्स, वन लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोजोम विथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम्स। ठीक है बच्चा, एंड वन लॉन्ग येलो क्रोमोजोम विथ शॉर्ट रेड क्रोमोजोम्स। देखो बात एकदम समझो, इस बात एकदम समझो बच्चा। देखो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी, एक कैरेक्टर की जो पॉसिबिलिटी है वो आप क्या देख रहे हो यहां पे, ध्यान दो। एक लॉन्ग क्रोमोजोम के साथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम को लिया गया है और एक लॉन्ग येलो क्रोमोजोम के साथ रेड क्रोमोजोम को लिया गया है। और इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेबल फॉलो करता है ये। ठीक है, तो यहां पे अल्टरनेटिव जो है कि आप क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बनती है। पहला पॉसिबिलिटी तो ये हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चा जो बन रही है वो देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बन रही है समझो। देखो अब यहां पॉसिबिलिटी 2 में वन लॉन्ग, ध्यान दो बच्चा, वन लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोजोम के साथ किसको ले रखा गया है, शॉर्ट रेड क्रोमोजोम्स को। किसको ले रखा गया है, शॉर्ट रेड क्रोमोजोम को रखा गया है बच्चा, शॉर्ट रेड क्रोमोजोम। देखो यहां पे अल्टरनेट हो गया रेड क्रोमोजोम, एंड वन लॉन्ग येलो क्रोमोजोम के साथ किसको रखा गया बच्चा, क्रोमोजोम के साथ किसको रखा गया है, शॉर्ट ग्रीन। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी कैरेक्टर्स को यहां पर दिखाया गया है, बात समझ लो, दिखाया गया है। तो यहां पर आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझना है। देखो ऑरेंज के साथ रेड लिया गया और येलो के साथ ग्रीन लिया गया है। यहां पर देखो ऑरेंज के साथ ग्रीन लिया गया है, येलो के साथ रेड लिया गया है। तो ऑरेंज क्रोमोजोम्स यहां पर आप बना लो, बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेना है। ठीक है, अगर मैं बच्चा बात करूं, ये मान लो क्या है, ये मान लो ऑरेंज क्रोमोजोम है। ठीक है, जो पेयर्स के फॉर्म में है। ठीक है, और ये बच्चा जो है ये येलो क्रोमोजोम्स है। ठीक है, ये क्या है, ये येलो क्रोमोजोम है। ठीक, ऑरेंज के साथ क्या लिया गया है बच्चा, देखो ऑरेंज के साथ जो लिया गया है, यहां पर ऐसे समझ लेना है, ऑरेंज के साथ जो बच्चा लिया गया है ये क्या लिया गया है, ग्रीन। ठीक है, और इसके साथ जो लिया गया है वो लिया गया है रेड। ठीक है, येलो के साथ क्या लिया गया है बच्चा, येलो के साथ जो लिया गया है ये शॉर्ट रेड लिया गया है। आप सेम यहां पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखोगे तो ऑरेंज के साथ एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनता है, ऑरेंज के साथ जो है, ऑरेंज के साथ बच्चा जिसको लिया गया वो क्या है, रेड है। ठीक है, यहां पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑरेंज के साथ रेड को जो है साथ अपीयर्ड होता है, और येलो के साथ, और जो है बच्चा येलो के साथ जो बच्चा है क्या यहां पर नेक्स्ट जो है पॉसिबल हो सकता है, जो है ग्रीन हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट, ग्रीन हो सकता है। तो यहां पर देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये लॉन्ग क्रोमोजोम है और ये शॉर्ट क्रोमोजोम्स हैं, ऑरेंज के साथ ग्रीन है। ठीक है, यहां पर अब आपको बात एकदम बिल्कुल क्लियर समझनी है
कि ये ऑरेंज है, ठीक है, और ये ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है, और ये येलो है, येलो है, और ये क्या है बच्चा, रेड है। तो अब यहां देखो, ये चाहे तो इसके साथ भी नेक्स्ट जो है क्या हो सकता है, नेक्स्ट वाले जनरेशन में आ सकता है, और यदि येलो चाहे तो रेड के साथ आ सकता है, जैसा कि यहां मैंने आपको दिखाया। लेकिन अगर ये चाहे ऑरेंज जो है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन के साथ ही जो है अपीयर हो, ये हो सकता है रेड के साथ भी हो सकता है। मतलब ये जो है चाहे तो रेड के साथ भी जो है पेयर बना सकता है, और येलो चाहे तो ग्रीन के साथ भी पेयर बना करके नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। तो इसलिए यहां पर दो पॉसिबल कैरेक्टर आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। क्लियर है? तो मतलब बहुत क्लियर है बच्चा कि यहां पर ऑरेंज ग्रीन के साथ है, और जबकि यहां ऑरेंज रेड के साथ है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए ये जो है एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बताया कि जो जीन्स हैं वो डू नॉट सो ब्लेंडिंग टू ईच अदर। ठीक है, वो मिक्स कैरेक्टर नहीं होते हैं आपस में, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। बात एकदम क्लियर आपको बच्चा समझ में आना चाहिए। क्या है? अब ध्यान से देखना, अब ये क्या होता है, मेटाफेज के अंदर ये अलाइन होंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, मेटाफेज में ये अलाइन होंगे मेटाफेजिक प्लेट पे। उसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज में क्या होते हैं कि ये क्या होंगे कि अलग होंगे, क्या होंगे, अलग होंगे, और टीलोफेज में कंप्लीटली जो है कि अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या बन जाएगा, जर्म सेल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? जर्म सेल्स। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, बहुत क्लियरली इस बात को आप समझ सकते हो, ठीक है, कि यहां पर जैसा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। देखो, ये ऐसे अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया, क्लियर। ये भी देखो ऐसे सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, देखो ये अलग हो गया, क्लियर है। देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जो यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड है ये भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं उसी तरीके से वो भी फॉलो होगा। ठीक है, ये अलग हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे, ये क्या हो गए फाइनली, जो है कि ये सेग्रीगेट कर गए, अलग हो गए। अब जब ये अलग हो गए तो अब यहां पर आप देख रहे हो, अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये जो है कि नेक्स्ट यहां पर इनको बच्चा मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर मैं समझा देता हूं, ठीक है, स्पेस कम है इस वजह से यहां समझो इसको, फिर मैं यहां समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा कि ऑरेंज के साथ, देखो ऑरेंज के साथ क्या होगा कि ग्रीन जो है ये एक साथ अपीयर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, एक साथ जो है बच्चा अपीयर हुआ है। इस बात को बिल्कुल आपको समझ लेना है। देखो देखो बच्चा, ठीक है, देखो तो यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, जर्म सेल्स है, ये क्या है, जर्म सेल है। क्या है ये, जर्म सेल है। इसी तरीके से येलो और रेड के साथ है। क्या है, येलो और रेड के साथ है। ठीक है, येलो और रेड के साथ है बच्चा। ठीक, देखो यहां पर भी क्या हुआ कि ये फाइनली जर्म सेल्स फॉर्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में बकायदा ये दे रखा हुआ है, उसका मीनिंग बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जिसका एक्चुअल मीनिंग ये है। ठीक है, पहले ये कैरेक्टर हैं, जिन कैरेक्टर्स के बीच में क्या हुआ, इसके ऑरेंज के साथ ग्रीन आया, ऑरेंज के साथ ग्रीन आया, और ऑरेंज और ग्रीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर सेग्रीगेट अलग हो जाते हैं, और फिर ये फाइनली जो है जर्म सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये जर्म सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, जर्म सेल बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है ये आप कह सकते हो इस तरीके से होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पर आते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हम बात करेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, टीएच मॉर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में देखोगे तो हम क्या देखने को मिलता है कि टीएच मॉर्गन बेसिकली क्या है, ये एक साइंटिस्ट हैं,
जिन्होंने लिंकेज को डिफाइन किया था, जिन्होंने क्या किया था बच्चा, लिंकेज पर डिफाइन किया था। और इन्होंने बच्चा क्या बोला था, इन्होंने जो है, ध्यान दो, यहां पर हम बात कर रहे हैं टीएच मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, ये मिल करके बेसिकली क्या किए थे, इन्होंने क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस विद मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या किया था, इस बात को एकदम बिल्कुल समझना है, क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन, विथ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, विथ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इन्होंने क्रोमोजोमल सेग्रीगेट किया विद मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है बच्चा, इनका क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखो ध्यान से, टीएच मॉर्गन और इनके कलीग्स मिलकर के इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ध्यान से सुनो, इन्होंने बेसिकली क्या किया था बच्चा, इन्होंने क्या किया था, he was work on टीनी फ्रूट फ्लाइज, इन्होंने बच्चा फ्रूट फ्लाइज पर काम किया था, टीनी फ्रूट फ्लाइज, इसे बच्चा हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर, ठीक है बच्चा, ठीक है, एकदम बहुत क्लियर इस बात को आपको समझना है, बिल्कुल क्लियर इस बात को बच्चा समझना है कि इन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पर इन्होंने वर्क किया, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे इन्होंने क्या किया बच्चा, वर्क किया, इसलिए, और ये काफी सुटेबल था इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं जो आपको समझा रहा बच्चा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीएच मॉर्गन्स के कुछ वर्क, टीएच मॉर्गन और इनके कलीग मिलकर के क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन इनहेरिटेंस को लेकर के इन्होंने बात की, जिसमें कि इन्होंने एक जो है टीनी फ्रूट फ्लाइज पर काम किया, जो कि ड्रोसोफिला होता है, जो कि ड्रोसोफिला था, ठीक है। अब आपको ये बच्चा समझना है यहां पर कि आपको ये समझना है कि ड्रोसोफिला पे इन्होंने कैसे वर्क किया, क्लियर है, कैसे वर्क किया, देखो, ठीक है। तो यहां पर आपको एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बच्चा, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर को इन्होंने बच्चा ग्रो करवाया, इन्होंने ग्रो कराया, ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है बच्चा, सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब, सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब। इन्होंने इसका जो लाइफ साइकिल है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है बच्चा। हुआ क्या, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर को इन्होंने ग्रो कराया सिंपल सिंथेटिक मीडियम लैब के अंदर। इसकी जो लाइफ साइकिल थी बच्चा, अप्रॉक्स 2 वीक्स में कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या किया इन्होंने कि इसमें सिंगल मेटिंग कराया, क्या कराया बच्चा, इसको सिंगल मेटिंग कराया, ठीक है।
इससे क्या हुआ, सिंगल मेटिंग से क्या हुआ बच्चा कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। ठीक है बच्चा, अच्छा खासा जो है प्रोजेनी फ्लाइज का जो है कि बच्चा प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस हुआ। अब इससे इनको क्या मिलता है? अब जब लार्ज नंबर में अगर बच्चा प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है तो इससे एक चीज तो आसान हो गई, एक चीज तो इजी हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्लियर डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्लियर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? सेक्सेस। ठीक है, सेक्सेस। जैसे कि कौन? मेल और फीमेल को ये इजिली क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? मेल और फीमेल को इजिली डिफरेंशिएट कर दिया। पहला तो काम ये हो गया। सेकेंड वर्क क्या लिखोगे? इन्होंने क्या किया? देखो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर ये लार्ज नंबर का प्रोजेनी जब इन्होंने फ्लाइज का प्रोड्यूस किया तो उसमें ये क्या देखें? उसमें इन्होंने डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस देखा, मेल फीमेल। उसके बाद बच्चा इन्होंने मेनी वेरिएशन सीन बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया? बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने वेरिएशंस देखा। इन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स? वेरिएशन देखा। तो ये बात आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। टीएच मॉर्गन्स और इनके कलीग्स ने मिलकर के किस पर काम किया है? ड्रोसोफिला पर काम किया। ड्रोसोफिला को बच्चा उन्होंने सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करवाया। इनकी लाइफ साइकिल अप्रॉक्स 2 वीक्स में कंप्लीट हुई। सिंगल मेटिंग कराया इन्होंने उसमें, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ जो है फ्लाइज जो है प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से इनको बेनिफिट मिला क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। ठीक है, एंड वेरिएशंस। इन्होंने डिफरेंशिएशन कर पाया मेल फीमेल का, और इन्होंने वेरिएशंस देखा। इन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स? वेरिएशन देखा। क्या देखा स्टूडेंट्स? वेरिएशन देखा। ठीक है, बात एकदम समझ में आ रही है? बात एकदम समझ में आ रही है बच्चा? चलिए, इसके बाद देखो, अब आपको यह बात एकदम बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि कंक्लूजन क्या था मॉर्गन साहब का। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला इनका, ध्यान से समझना है बच्चा। दिस थियरी प्रोवाइड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन, सेल्यूलर ट्रांसमिशन लिखोगे ना, सेल्यूलर। ठीक है, हाउ टू सेल्यूलर ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चा, हाउ टू सेल्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउ टू सेल्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोजोम्स। ध्यान देना। एक्सप्लेन हाउ टू ठीक है, एक्सप्लेन हाउ टू सेल्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब बहुत क्लियर है बच्चा कि इन्होंने ये थियरीज जो है क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस और मेंडेलियन इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप। ठीक है, ये थियरीज क्या बताती है स्टूडेंट्स? ये थियरीज क्या बताती है? दिस थियरी ऑल्सो प्रोवाइड relation
रिलेशन बिटवीन मेंडेलियन एंड क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चा, एंड क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। तो इस बात को बिल्कुल समझना है कि इनके इस एक्सपेरिमेंट से, इनके इस थियरी से बेसिकली क्या पता चला स्टूडेंट्स की किस तरीके से ये जो सेलुलर ट्रांसमिशन है ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। और इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ये मेंडेलियन एंड क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस को जो है इन्होंने क्या बताया था, इनके रिलेशंस को इन्होंने क्या किया था, ये थियरीज एक्सप्लेन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।